हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि मैं चैप्टर वाइज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा। पूरे अनसॉल्व्ड से मैं जिस जिस सत्र में क्वेश्चन आया है उसको मैं नोट करके आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हम लोग इस वीडियो में ये वाला फार्मूला निगमन करेंगे, N2/V माइनस N1/U बराबर में N2 माइनस N1/R। ठीक है ना, जहाँ N1 N2 क्या है, माध्यम के अपवर्तनांक है। ठीक है ना, या इसी फार्मूले को ऐसे लिखा जाता है कि N/V माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R। ठीक है ना बच्चों, ऐसे भी लिखा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो अब की बार भी संभावना है इसके आने की। तो चलिए डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। पहले हम इसका फिगर बनाते हैं और फिगर से ही आप लोगों को माना लिखना है। ठीक है, मैं माना नहीं लिखूंगा लेकिन आपको बोल के समझा दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीन पर माना इसका मैं साइड में यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, बाकी मैं फिगर बना के आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना एक अवतल पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक अवतल पृष्ठ है। अब ये अवतल पृष्ठ क्या कर रहा है, इधर हम ले लेते हैं विरल माध्यम, यहाँ पर ले लेते हैं हम विरल माध्यम और इधर ले लेते हैं हम सघन माध्यम। ठीक है, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर ले लेते हैं हम सघन माध्यम। ठीक, अब ये पृष्ठ क्या कर रहा है, जो ये पृष्ठ बना है हमारा, ये विरल माध्यम को सघन माध्यम से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। अब इसको हम इधर थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए। पृष्ठ है तो इसको हम सरफेस नाम दे देते हैं, S1 और यहाँ पे दे देते हैं S2। ठीक, S1 S2 क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। और इसका यहाँ पे ले लेते हैं हम ध्रुव। ठीक है, अवतल पृष्ठ है तो इसका ध्रुव यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्रुव के आर पार जाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो माना में क्या लिखेंगे कि माना S1 P S2 एक अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है और यहाँ पर वक्रता केंद्र बना लेंगे, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, यहाँ पर वक्रता केंद्र हमने क्या मान लिया, C मान लिया। अब हम ये मान लेते हैं कि एक बिंदु वस्तु जो है वो इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर रखी है। ठीक है, एक बिंदु वस्तु जो है इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर रखी है। ठीक है, O बिंदु पर रखी है। हम मान लेते हैं माना एक बिंदु वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु O पर स्थित है। अब पूरा माना एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो यहाँ स्क्रीन पे मैं साइड में दे दूँगा। ठीक है, मैं एक बार माना लिख दे रहा हूँ। ठीक, माना में क्या बोलेंगे कि माना S1 P S2 एक अवतल पृष्ठ है जो विरल माध्यम को सघन माध्यम से अलग करता है। माना इसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O, ठीक है, ध्रुव P से U दूरी पर रखी है, क्योंकि वस्तु की दूरी U ही ली जाती है। ठीक, और P से C तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। अब इसको हम लास्ट में लिख देते हैं यहाँ, आप लोग देखिए इसको। अब जो है ये जो पृष्ठ है विरल माध्यम का हम क्या मान लेते हैं, N1 मान लेते हैं और सघन माध्यम को क्या मान लेते हैं, N2 मान लेते हैं। ठीक है, विरल माध्यम को N1, सघन माध्यम को N2 मान लेते हैं। अब जो है यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी इस पृष्ठ पर। ठीक है, एक प्रकाश की किरण इस पृष्ठ से जाएगी, हम मान लेते हैं ये गई और दर्पण के बिंदु A पर टकराई, मान लेते हैं ये A बिंदु है। ठीक, अब चूंकि ये अपवर्तन हो रहा है इसलिए यहाँ पर हमें अभिलंब चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अभिलंब से दूर हटती है या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं। तो किसी भी वक्र पृष्ठ का अभिलंब जो होता है
किसी भी वक्र पृष्ठ से अगर आपको अभिलंब खींचना है तो वो उस वक्र पृष्ठ के बिंदु को आप केंद्र से मिला दीजिए। तो हम इसको यहाँ C से मिला देते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, इसका अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, यही C से हम मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ये है पॉइंट N। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, N मान लेते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है ये A है। ठीक, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये पॉइंट A है। अब जो होगा, ये प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे सीधे जाना चाहिए, ऐसे मान लीजिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए। लेकिन ये क्या होती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। यानी ये थोड़ा ऐसे बेंड होकर इधर की ओर जाएगी ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा बेंड होकर इधर की ओर जाएगी। हम मान लेते हैं ये B। AB क्या है, अपवर्तित किरण है। और दूसरी प्रकाश की किरण हम यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर लेकर जाते हैं तो ये पुनः इसी मार्ग में क्या होगी, वापस लौट आएगी। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण लेके जाएंगे और जहाँ दर्पण से टकराएगी और वापस इसी मार्ग पर लौट आएगी। ठीक है, अब ये इधर जा रही है, ये इधर की ओर आ रही है। ठीक है, कहीं मिलेंगे नहीं, तो क्या करते हैं, इसको पीछे बढ़ा लेते हैं। इसको ऐसे हम पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे इसको पीछे बढ़ाते हैं। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पर ये वाला, इसको हम पीछे बढ़ा लेते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि इसको पीछे हमने बढ़ाया और ये वापस लौट के आई, तो यहाँ पर हमें जो है I प्राप्त हो गया। ठीक है ना बच्चों, या हम कह सकते हैं चूंकि अपवर्तन हो रहा है तो एक प्रकाश की किरण जो ऐसे गई, ये अभिलंब की ओर झुककर इस दिशा में चली गई। इसको हमने पीछे बढ़ाया तो ये आकर यहाँ मिली। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गई, सीधे निकल गई। इसको हमने पीछे बढ़ाया तो ये आकर यहाँ पर मिल रही। यानी दोनों किरणें यहीं से I बिंदु पर आकर मिल रही हैं। तो I बिंदु पर हमें क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को इतना। अब हम मान लेते हैं कि अब यहाँ 3 किरणें हमें मिली हैं, एक तो OA, एक IA और एक CA। अब थोड़ा यहाँ देखिए, ये है अभिलंब, ये वाला है अभिलंब। इसको भी हम डार्क कर देते हैं ताकि बीच में आपको प्रतिबिंब वाली लाइन दिखाई दे। ये जो है ये ऐसे बना लीजिए आप लोग। ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं। अब बीच वाली जो है ये AB जो है आगे गई है, इसको हमने पीछे बढ़ाया है तो ये I तक आ रही है। और ये वाला पॉइंट जो है CA है। CA क्या है, अभिलंब है। CAN क्या है, अभिलंब है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है और ये क्या है, अपवर्तित किरण, तो इसके बीच जो ये एंगल बन रहा है ये कौन सा होगा, R होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, N ये गया है और B से ये गया है, यानी अगर ये कोण R है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, R होगा। ठीक है, और ये अभिलंब है और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ये वाली क्या है, आपतित किरण। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल पूरा, ठीक है, अभिलंब के बीच तक, यहाँ से ये वाला पूरा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से कि ये है अभिलंब, CAN क्या है, अभिलंब है। ठीक, CAN अभिलंब है और AB क्या है, अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो होता है R। ठीक है, अब चूंकि N ऐसे आया है और AB जो है ये ऐसे आई है, इसका मतलब अगर ये R है तो ये भी R होगा क्योंकि सम्मुख कोण बन जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो कोण कौन सा कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, I। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए थोड़ा, कोण बहुत ध्यान दीजिएगा, आगे यही कोण काम आएगा, ये वाला है R। अब हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु O किरण OA है और IA है और CA है, ये जो है मुख्य अक्ष से हम मान लेते हैं क्रमशः अल्फा, इसका कोण मान लेते हैं अल्फा और इसका कोण मान लेते हैं बीटा और इसका कोण मान लेते हैं गामा।
ये क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना किरण OA कामा IA व CA मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा कामा बीटा व गामा कोण बना रहे हैं ठीक। ये C तक की दूरी क्या है, R है, C तक की दूरी R है, और O तक की दूरी क्या है, U है, और I तक की दूरी क्या है, V है। प्रतिबिंब की दूरी है तो ये V होगा, ठीक है ना। वक्ता केंद्र R, प्रतिबिंब की दूरी V, वस्तु की दूरी U। अब यहाँ से जो है OA IA CA क्या है, मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बना रहे हैं। यहाँ पर ये कोण हमने मान लिया। अब जो है हम I और R निकालते हैं, ठीक है। कोण I निकालते हैं, कोण R निकालते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोण I पूरा है ये, ठीक, पूरा, यानी त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OAC में, ठीक। त्रिभुज OAC में अगर देखा जाए ये पूरा कोण I है, ठीक है, और ये कोण है गामा। पूरा त्रिभुज यहाँ से आ रहा है OAC, ठीक। तो गामा क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया, और बहिष्कोण जो होता है अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, अपोजिट साइड के। तो ये अल्फा है और ये I है, तो गामा बराबर क्या होगा, गामा बराबर होगा अल्फा प्लस I। यहाँ से I का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, गामा माइनस अल्फा। इसको मान दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके आगे यहाँ देखिए, इसको मिटा के हम इधर लिख देते हैं सघन N2, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक लाइन डालते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब हम R वाला लेंगे। R वाला कहाँ है, IAC में है। R वाला एंगल इतना है, किस में है, IAC में, ठीक। तो यहाँ भी गामा क्या होगा, बहिष्कोण होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज IAC में, यहाँ भी गामा बहिष्कोण है, बहिष्कोण है तो अंदर के दो कोणों के, ठीक है, यानी बीटा प्लस ये वाला कोण और यहाँ का ये इसके अंदर कौन सा कोण है, R। तो गामा बराबर होगा बीटा प्लस R, गामा बराबर बीटा प्लस R। यहाँ से R का मान निकालते हैं तो R बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इसको हमने इधर भेज दिया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब चूंकि ये अपवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम लगाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चों, ये होता है साइन I बटे साइन R बराबर में 1n2 लिखें हम, या इसको लिखें n2/n1, ठीक है ना, n2/n1। अब ये साइन I साइन R आया है, तो यहाँ पर I और R ये सब कोण क्या है, बहुत छोटे हैं। I R अल्फा बीटा गामा ये सब कोण बहुत छोटे हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि I व R कोण बहुत छोटे हैं, कोण बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पर साइन नहीं आ सकता, इसलिए साइन I जो होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, I के, तथा साइन R जो होगा ये भी लगभग बराबर हो जाएगा किसके, R के, ठीक है ना। ये लगभग का चिन्ह है, साइन I लगभग I के बराबर, साइन R लगभग R के बराबर। तो इस हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः I/R
बराबर N2/N1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में I का मान है और समीकरण 2 में R का मान है। I व R का मान यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे I का मान कितना है, गामा माइनस अल्फ़ा बटे इसका मान कितना है, गामा माइनस बीटा, और बराबर में यह हो जाएगा N2/N1। ये हमने कहाँ से लिया है, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक, ये समीकरण 1 2 से लिखते हैं। अब इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा, इसका इधर बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। ठीक है, अब हम अल्फ़ा बीटा को एक तरफ कर लेते हैं, गामा को एक तरफ, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा N2 बीटा, ये इधर आया प्लस हो जाएगा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर, अब इसको हम इधर भेजेंगे, ये वाला पहले लिखेंगे N2 गामा माइनस N1 गामा। ठीक, आप लोगों को दिख रहा है। इस N2 बीटा को हमने इधर किया, प्लस में आ गया, इधर माइनस था, इसको हमने ऐसे लिख लिया, फिर इधर वाला ऐसे लिखा, इसको इधर ले गए तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब जो है देखिए यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिखते हैं N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर, यहाँ पे गामा को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, N2 माइनस N1। ठीक है, अब जो है हम अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालते हैं चित्र से। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ से क्या है, कोण है, इसके कोण बहुत छोटे हैं, इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, जैसा हमने कल आपको डेरिवेशन कराया था दर्पण का समीकरण, तो वो जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज लिया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन डाल के आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे पुनः चित्र से। ठीक है, इधर आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे पुनः चित्र से, पुनः चित्र से। ठीक है, अब हम यहाँ अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा क्या है, कोण है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कोण है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक, तो अल्फ़ा लेंगे तो चाप ये इतना होगा, त्रिज्या ये इतनी होगी, यानी P से O तक, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा चाप AP बटे त्रिज्या कितना है, PO। अब PO क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी U है, ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए माइनस में लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं AP बटे माइनस U। बीटा बराबर निकालेंगे, बीटा, तो बीटा यहाँ कोण है, चाप ये इतना, त्रिज्या I तक। ठीक है, तो AP बटे PI। ठीक है, और ये कितना है, PI आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ पर क्या है, V है, तो ये हो जाएगा AP बटे माइनस V, तथा गामा निकाल लेते हैं। गामा बराबर क्या होगा, गामा यहाँ है चाप त्रिज्या। ठीक है, तो चाप है आपका AP और त्रिज्या क्या है आपकी PC। ठीक, और PC तक की दूरी क्या है, -R है, तो इसको हम लोग लिखेंगे AP बटे -R। यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, चूँकि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक, इस फार्मूले से हमने इसको यहाँ पे कर दिया। अब ये सभी मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर लेते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रख देंगे, तो मान जब यहाँ पर रखेंगे तो N2 बीटा, N2 गुणे बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पर है AP/PI, यानी AP/-V। ठीक है, उसके बाद माइनस N1 अल्फ़ा, तो माइनस लगाएंगे, N1 गुणे अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे AP/
माइनस यू, ठीक, AP अपान माइनस यू, इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए, बराबर में यहाँ पर है गामा माइनस N2 माइनस N1, तो गामा की वैल्यू कितना है AP अपान माइनस R, माइनस को ऊपर कर लीजिए R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, ठीक है ना बच्चों। अब जो है यहाँ पर देखिए माइनस, हम माइनस AP कॉमन कर लेते हैं, यहाँ भी AP है, यहाँ भी AP है, और माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ, माइनस AP कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस AP कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा N2 बचेगा, N2 और माइनस निकल गया है तो V केवल बचेगा, ये वाला माइनस रहेगा क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ पे निकला है, तो ये N1 बटे U मिलेगा, ठीक है, और इधर बराबर माइनस AP बटे R, और इधर बचेगा N2 माइनस N1, ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा, AP से AP कट जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलेगा N2 बाई V माइनस N1 बाई U बराबर में N2 माइनस N1 बाई R, ठीक है ना, ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है ना। ये है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले को एक और रूप में लिखा जाता है, कैसे आता है, चूँकि विरल माध्यम कहीं भी होता है उसको हम 1 से दिखाते हैं, और सघन माध्यम को किससे दिखाते हैं 2 से दिखाते हैं, ठीक है, सघन माध्यम को 2 से दिखाते हैं, विरल माध्यम को 1 से पहला माध्यम, सघन माध्यम को 2 से दूसरा माध्यम। अब विरल माध्यम जो है, जो हमारा वायु ले लेते हैं या निर्वात ले लेते हैं, तो वायु अथवा निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है उसको क्या लिखते हैं 1 से लिख देते हैं, और जो दूसरा माध्यम होता है सघन माध्यम में कुछ भी हो सकता है, तो इसका अपवर्तनांक हम n मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि यदि N1 बराबर 1, मतलब ये इसका अपवर्तनांक है, वायु का अपवर्तनांक कितना है 1, और दूसरे माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो इसका अपवर्तनांक हमें नहीं पता है, तो इसको N2 बराबर क्या लिख देंगे n लिख देंगे, ठीक है। अब जहाँ N1 है वहाँ पे हमें 1 रख देना है, और जहाँ N2 है वहाँ पे n रख देना है, तो इसमें रखेंगे N2 की जगह n बाई V माइनस N1 की जगह 1 बाई U बराबर में N2 की जगह n माइनस 1 बाई R, ठीक है। ये फार्मूला भी आपकी किताब में होगा, ठीक है ना। 1 मिनट आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेरिवेशन आज का कैसा लगा बच्चों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसका जो फिगर का माना है मैं यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड में लगा दूँगा, ठीक है ना, राइट साइड में लगा दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा उसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर इसका PDF लेना है आपको तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास में नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।